हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने दाखिल किया नामांकन। कहा, विकास के नाम पर जीतेंगे चुनाव। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल को बनाया प्रत्याशी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ दाखिल किया नामांकन। इनेलो के उम्मीदवार जोगेंद्र मलिक ने भरा बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी नामांकन के दौरान रहे साथ। बीजेपी कांग्रेस से नाराज कपूर नरवाल लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के साथ दाखिल किया नामांकन। बड़ौदा उपचुनाव के लिए योगेश्वर दत्त को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान आया सामने। मूलचंद शर्मा ने कहा कि योगेश्वर दत्त उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के नामांकन के बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये न्याय अन्याय और धर्म अधर्म की लड़ाई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 6 साल में प्रदेश को जलाने का काम किया। बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया समेत 30 बड़े नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल किए गए। बड़ौदा उपचुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया। बोर्ड और निगमों में 14 नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए। सुभाष बराला हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम तो बबीता फोगाट को महिला विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला नागरिक अस्पताल पानीपत में स्थापित की गई नई कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में अब सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ऐसी कोविड-19 लैब की संख्या में एक और वृद्धि हो चुकी है, जिससे हर रोज किए जाने वाले टेस्टों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही विभाग ने सभी जिलों में इस तरह की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा, जिसके तहत जल्द ही यमुनानगर और भिवानी में ऐसी लैब बनाई जाएंगी। पत्रिका स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए जाने वाले कदमों, विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगी। उन्होंने कहा कि विभाग की पत्रिकाएं लोगों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करती हैं, जिससे जनता की समस्याओं का हल निकालने में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य, आयुष एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने और प्रदेश में विश्व स्तरीय ध्यान योग केंद्र स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय शहरी निकाय विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि वो सभी शहरों में योगशालाओं के निर्माण को प्राथमिकता दे, ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक योग से लाभ उठा सके। विज ने कहा कि प्रदेश में इस वक्त 594 योग और व्यायामशालाएं बनाई जा चुकी हैं। इनके अलावा कई जगहों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। विज ने यह भी बताया कि हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में सूर्य नमस्कार आसन की प्रस्तुति करने के विचार भी इस पर किया जा रहा है। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने सरकार द्वारा बनाए गए चेयरमैन पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है। जोगीराम सिहाग ने कहा कि जब कानून सही नहीं तो कैसे सरकारी पद ग्रहण कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जब तक कानूनों को ठीक नहीं किया जाता तब तक कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। प्रदेश में आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों की आवाजाही और बाजारों में भीड़ भाड़ होने की संभावना ज्यादा है, जिसके चलते मुख्य सचिव विजय वर्धन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करने के निर्देश दिए। जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अभियान के तहत मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की स्वच्छता संबंधी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में मुख्य सचिव ने विशेष तौर पर पंचकुला उपायुक्त को श्री माता मनसा देवी मंदिर और गुरुग्राम के उपायुक्त को श्री शीतला माता मंदिर के लिए जल्द मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी SOP जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के अमावस्या मेला और यमुनानगर के कपाल मोचन मेले संबंधी भी SOP जल्द जारी किए जाएं।
उन्होंने कहा कि दशहरा और दिवाली के दौरान बाजारों में पटाखों, मिठाइयों की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों की सख्ती से पालना की जाए। कोरोना का असर अब नवरात्रों के त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते जहां बाजार में भीड़ कम दिखाई दे रही है, वहीं मंदिरों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए। मंदिरों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। भिवानी के बोझा वाली देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर छोटे बड़े मंदिर में लगातार 9 दिन तक पूजा रहेगी। सभी मंदिरों में अलग अलग तैयारी की गई, सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों के 15-15 लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे और एक ग्रुप के जाने के बाद दूसरे को अंदर आने दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनलॉक 5 के तहत लोगों को काफी रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन त्योहारों के सीजन में भी कुम्हार समाज के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। लॉकडाउन के बाद से उनके काम में कमी आई। मिट्टी को आकार देता कुम्हार दिवाली को लेकर दिए और दूसरे सामान बनाने की तैयारी में है, लेकिन इस बार कुम्हारों के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। कुम्हारों का कहना है कि कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन के कारण उनके काम में कमी आई है। कोरोना के चलते सभी काम धंधों पर इसका असर पड़ा, खास करके छोटे व्यापारी प्रभावित हुए। कोरोना के चलते हरियाणा पंजाब के बीच रोडवेज की सर्विस को बंद कर दिया गया था, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा पंजाब जाने वाली हरियाणा की बसों को दाखिल होने की अनुमति नहीं थी। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने हरियाणा से पंजाब जाने वाली बसों को पंजाब में दाखिल होने की अनुमति दी। अब दोनों राज्यों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अंबाला छावनी बस स्टैंड के इंचार्ज ने बताया कि पंजाब के लिए अब पहले की तरह बस सर्विस शुरू कर दी गई। पंजाब से भी अब बसें हरियाणा आनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली के लिए अभी अनुमति नहीं मिल पाई है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते अंबाला से होकर पंजाब जाने वाले रेल यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते अंबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया। इसमें चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी और दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों को रेलवे ने 15 अक्टूबर से फिर से चलाने की बात कही थी, लेकिन आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 20 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष गाड़ियां चलाने की घोषणा की, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद ही इस पर फैसला हो सकेगा। किसानों की ओर से लगातार बीजेपी की ट्रैक्टर रैली का विरोध किया जा रहा है। फतेहाबाद में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली के दौरान रतिया से आ रहे किसानों को अहरवां के पास पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर किसान एक बार फिर धरने पर हैं। किसानों ने आज जिला सचिवालय के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से किसान संगठनों ने जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को एमएसपी के लिए लिखित में देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बार फिर से सड़कों पर उतर आईं। पटवार भवन में इकट्ठा होकर आंगनवाड़ी वर्कर्स शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंची। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रशासन के उस फैसले का विरोध किया जिसमें उन्होंने अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए थे। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि ज्यादातर बच्चों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ वर्करों को भी फोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। साथ ही वर्करों की मांग है कि उन्हें कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फरीदाबाद में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश और फ्रैक्चर गैंग के सरगना को धर दबोचा। मामला फरीदाबाद का है, जहां क्राइम ब्रांच ने सूरजकुंड इलाके में फ्रैक्चर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया और इस दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नारनौल के धौलेरा माइनिंग जोन में नियमों की अनदेखी की जा रही है। माइनिंग में जो ब्लास्ट 1 से 3 या फिर 2 से 4 के बीच में किया जाना चाहिए, वो ब्लास्ट 5 बजे के बाद किया जाता है, जो कि नियम के अनुसार नहीं है। इसी के साथ आपको बता दें कि नांगल चौधरी क्षेत्र डार्क जोन घोषित है, यानी कि यहां पानी खरीदा नहीं जा सकता।
क्योंकि यहाँ पानी की भारी किल्लत है। बावजूद इसके माइनिंग में आसपास के गांव से हर दिन कई टैंकर पानी लाया जाता है। फरीदाबाद में 24 फरवरी को हुए अन्नी हत्याकांड मामले में फैक्टर गैंग के मुख्य आरोपी को क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी कुलभूषण पर 2 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद सीआईए ने फरीदाबाद से आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। नारनौल में राजमिस्त्री का काम करने वाले शख्स ने 14 अक्टूबर को जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब परिवार ने उन लोगों पर आरोप लगाया जिनके यहां मृतक राजमिस्त्री का काम कर रहा था। उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए थे, जिससे वो काफी परेशान था। मृतक के भाई ने बताया कि जहर खाने से पहले मृतक ने उसके पास फोन किया था और उसे इस बात की जानकारी दी। तो वहीं आरोपियों का कहना है कि उन्होंने 1,10,000 रुपए का काम करवाया था, जिसमें उसे 1 लाख रुपए दे भी दिए थे, जिसका सबूत उनके पास है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल के झांझड़ी गांव में खेतों में बने 2 पोल्ट्री फार्म को सील करने पहुंचे बैंक कर्मचारियों और पुलिस प्रशासन के सामने पोल्ट्री फार्म मालिक ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पोल्ट्री फार्म मालिक का इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पोल्ट्री फार्म मालिक ने 2013 में बैंक ऑफ इंडिया तरावड़ी से करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक कर्मचारी पोल्ट्री फार्म को सील करने के लिए पहुंचे थे। पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि वो अपने घर के गहने गिरवी रखकर बैंक अधिकारियों को कुछ रुपए देने के लिए तैयार थे और बाकी के रुपए दिसंबर तक चुकाने को भी तैयार था, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने कैश रुपयों की मांग की। संदीप ने जहरीला पदार्थ निकलने से पहले बताया कि उन्होंने अपने करीब 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बैंक ऑफ इंडिया तरावड़ी में रखकर पोल्ट्री फार्म के लिए 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। पानीपत के गांव कुराड़ में एक रिटायर्ड फौजी को उसके ही फौजी बेटे ने जान से मारने की धमकी दी। बुजुर्ग पिता का आरोप है कि उसका बेटा उसे जान से मारने की धमकी देता है और जमीन नाम करवाने को लेकर उसे बार बार परेशान करता है, जिसकी वजह से बुजुर्ग काफी परेशान हैं और उसे हर समय डर सताता रहता है कि उनका बेटा किसी भी समय कोई अनहोनी न कर दे। बुजुर्ग ने पानीपत के डीएसपी को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि बुजुर्गों पर अत्याचार की काफी शिकायतें आ रही हैं। कुरार गांव में भी एक बेटे द्वारा अपने पिता को जान से मारने की धमकी दी। पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित थाने को बोल दिया गया है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पानीपत के साईं मंदिर में चोरों की अजीब भक्ति देखने को मिली। यहां पर चोर ने पहले तो साईं भगवान के सामने माथा टेका और उसके बाद छत्र और चरण पादुका चोरी कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि साईं मंदिर में चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे थे, जिसके बाद 2 गेटों के ताले तोड़कर मंदिर के अंदर चोर दाखिल हुए। चोर ने पहले साईं बाबा की मूर्ति के सामने माथा टेका और उसके बाद चांदी का छतर, गिलास और चरण पादुका चोरी की। मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही फतेहाबाद के आसमान में पराली का धुआं भी बढ़ने लगा है। प्रदूषण के मामले में फतेहाबाद ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। यहां अगर रात के एयर इंडेक्स की बात करें तो ये 1209 तक पहुंचा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। पराली जलाने के मामले पर प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि पराली जलाने वाले 42 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किए जा चुके हैं और कई जगहों से उन्हें पराली जलाने की शिकायतें मिली हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।